नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टकी की बात में आपको दिखाएंगे फाइट नेक टू नेक, एनडीए साथी सेट। क्योंकि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। वहीं आपको दिखाएंगे वक्फ की जमीन पर सियासी धर्म युद्ध, क्योंकि संशोधन बिल जेपीसी के पास जा चुका है, लेकिन राजनीति अब भी धर्म के नाम पर हो रही है। वही बात होगी टोन पर टक्कर, धनखड़ वर्सेस एक्टर, क्योंकि राज्यसभा में आज सभापति और जया बच्चन के अमिताभ के नाम पर तीखी बहस हुई। वहीं बात करेंगे बांग्लादेश में नई सरकार, रुकेगा अत्याचार, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ अब भी हिंसा जारी है। और आखिर में दिखाएंगे हिंदुस्तान का बाजीगर नीरज ने जीता सिल्वर। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी दंगल की। विपक्ष को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कल से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर से करने जा रहे हैं। तो वहीं 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी मनोबल को तोड़ना चाहती है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की वो 10 विधानसभा सीट जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां दोनों दलों के बीच जबरदस्त फाइट होने वाली है, क्योंकि इन 10 सीटों पर जीतना खुद को साबित करने जैसा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की है। इस चुनाव में 100% रिजल्ट के लिए मजबूत प्लान तैयार किया गया है और उन 10 सीटों में से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की गई है। दावा है कि इस उपचुनाव में बीजेपी 10 में 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। सिर्फ एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। मझवा कटेहरी सीट बीजेपी अपने पास रखेगी। निषाद पार्टी को फिलहाल सीट नहीं मिल रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी के 9 विधायक लोकसभा पहुंच चुके हैं। इनमें बीजेपी के 3, निषाद पार्टी और रालोद के 1-1, जबकि अखिलेश यादव सहित सपा के 4 विधायक शामिल हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के चलते रिक्त घोषित हो चुकी है। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूं तो एनडीए के खाते में इनमें से 5 ही विधानसभा सीटें थी, लेकिन उपचुनाव वाली अधिकाधिक सीटें जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव से बढ़े विपक्षी मनोबल को तोड़ना चाहती है। हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोग, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, सब लोग हम मिलकर सभी जगह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और अपने काम के आधार पर, हमारी सरकार ने जो 7 वर्षों में काम किया है उस काम के आधार पर, और जो विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, तो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी की कार्यकाल के 2012 से 17 तक किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और ये लोग हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे। दरअसल मतदाताओं को चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भ्रम न हो, इसलिए बीजेपी ज्यादातर सीटों पर खुद लड़ने का मन बना रही है और उसी हिसाब से पार्टी नेताओं को कमान भी सौंप दी गई है। सीएम योगी कल मिल्कीपुर दौरे पर रहेंगे। धर्मपाल कल खैर सीट का दौरा करेंगे। भूपेंद्र चौधरी कुंदर की सीट का दौरा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में चुनावी अभियान को धार देंगे और ब्रजेश पाठक करहल सीट का दौरा करेंगे। विपक्ष को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कल से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर से करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों को जीतने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव के मैदान में है। एनडीए 10 की 10 सीटें लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ईमानदार नेता है जिसने कानून व्यवस्था का राज कायम किया है, औद्योगिकरण प्रदेश में बढ़ाया है, हिंसा का स्थान खत्म किया है, और भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों के ऊपर विपक्ष को खाता नहीं खोलने देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, अपने गठबंधन के साथ लड़ेगी, उनके साथ और दल शामिल हैं, सब प्रचार कर ले,
नकारात्मक राजनीति ही करनी, नकारात्मक प्रचार ही करना। वही मुद्दे हैं भाजपा के पास, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट और एक नया मुद्दा है वक्फ की ज़मीन। सामाजिक समीकरणों के अगस्त सीट माना जाता है। इसके अलावा कुंदरकी, सीतामऊ, मिल्कीपुर और कटे पर भी पास इस बार विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए अभी से रणनीति में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एनडीए के तमाम नेता इस बिल के समर्थन में हैं, तो विपक्षी पार्टियां बिल के विरोध में मोर्चा खोल चुकी हैं। विपक्षी दलों की ओर से इसका घोर विरोध हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार वक्फ की जमीनों को हड़पना चाहती है। अफवाह फैलाई गई कि सरकार वक्फ की जमीनें बेचना चाहती है। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ के मौजूदा कानून में छेड़छाड़ को धार्मिक तुष्टीकरण की कोशिश बताया और बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया। इन तमाम विरोधों के बीच सरकार ने बिल को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा और पेश होने के चंद मिनटों के अंदर ही बिल को कमेटी के पास भेज दिया गया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Amendment Bill 2024. Amendment Bill 2024. वक्फ बोर्ड के खिलाफ देश में संशोधन बिल क्या आया, विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई। क्या समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस सबने एकजुट होकर मोदी सरकार के बिल का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन लोकसभा में एक दिन पहले लाए इस बिल को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार हर वो संभव कोशिश कर रही है जिससे वक्फ के असीमित अधिकारों को खत्म किया जा सके। इसके लिए अब केंद्र सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया है। जेपीसी में 31 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से हैं। ओवैसी, इमरान मसूद और मोहिबुल्लाह को शामिल किया गया है, तो वहीं जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या भी इस कमेटी के सदस्य हैं। उधर किरण रिजिजू ने कहा है कि जेपीसी वक्फ बिल पर अगले सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे। हालांकि विपक्ष अब भी इस बिल के विरोध में है और वक्फ बोर्ड में संशोधन को मुस्लिमों के खिलाफ बताया जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा जब वक्फ बोर्ड देखिए, वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है सरकार, सब पावर अपने पास रखना चाहती है। क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है। वक्फ का उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब को भी उसका जो मैं पाया हूं, देख पाया, उसके हिसाब से बहुत शानदार बिल था। जो विरोध कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती से विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ऐसे में केंद्र सरकार अपने स्टैंड पर चट्टानों की तरह अडिग है। देखिए, निश्चित तौर से जो वक्फ कानून पूर्व की सरकार ले आई है वो बहुत ही उचित है और मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी तरीके से वो सुरक्षित है और वो मुस्लिम समाज के लिए पूरी तरीके से वो बहुत ही मुफीद कानून रहा है। जिस तरह से मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और मुसलमान के हित में ही ये बिल लेकर के आए हैं, पर विपक्ष है समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठा हुआ है। राजनीति
कि अभाव में, सत्ता के अभाव में ऐसे जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना पूरा विपक्ष तड़प रहा। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल अधिकार देने वाला है, न कि छीनने वाला। हालांकि अब इंतजार जेपीसी की रिपोर्ट का है, जब वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ। इस बार हंगामे के केंद्र में थीं जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़। दोनों के बीच बोलने की टोन को लेकर संग्राम छिड़ गया और बात अपमान और घमासान तक पहुंच गई। आज राज्यसभा में क्या हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ही बोलना चाहती हूँ। जया जी, टेक योर सीट। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो, सियासत में कब किस बात का बतंगड़ बन जाए कहा नहीं जा सकता। अब से कुछ रोज पहले तक सभापति और जया बच्चन के बीच बयानों की जो चिंगारी सुलग रही थी, अचानक उसी बयानों की चिंगारी में टोन वाला धमाका हो गया। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। सभापति महोदय को एक्टर होने का मनोविज्ञान समझाया गया तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। नो 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 सीट गिवन टू यू। नो, यू डोंट हैव फ्लोर नाउ। नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट। नो, इनफ ऑफ इट, यू कांट हैव इट। यू मे बी एनीबॉडी, you may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. बहस इतनी जोरदार हुई कि विपक्ष नारेबाजी करने लगा। नतीजा ये हुआ कि जगदीप धनखड़ का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. नतीजा ये हुआ कि विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन से बाहर जाकर भी मामला नहीं थमा। जो कहा जाता है चेयर से, वो चेयर पे बैठे अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं, वो भी आम एमपी की तरह हैं, हमारे अन्नदाता तो हैं। I objected to the tone used by the children. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. विपक्ष का ये व्यवहार सत्ता पक्ष को रास नहीं आया। मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। सवाल यही है कि मुद्दों से भटकी सियासत कहां ठहर गई है? क्या वहां जहां सदन के महत्वपूर्ण सत्र की बर्बादी ही मकसद है?
पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के साथ नीरज चोपड़ा भारत के सबसे सफल ओलंपियन बन चुके हैं। पेरिस में मेडल के साथ ही नीरज ने शूटर अभिनव बिंद्रा को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा के नाम एक गोल्ड मेडल है, जबकि नीरज के नाम एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल है। यानी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जो कर दिखाया अब वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस में रचा इतिहास। लगातार 2 ओलंपिक्स में जीते गोल्ड और सिल्वर। नीरज बने भारत के सबसे सफल ओलंपियन। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नीरज का सिल्वर मेडल इस ओलंपिक में अभी तक भारत का सबसे बड़ा मेडल है। कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी। इस जीत के साथ ही नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स का अपना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंका था, लेकिन पेरिस में नीरज ने 89.45 मीटर तक भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। ये सीजन में नीरज का बेस्ट थ्रो भी रहा। इस मेडल के साथ ही नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक्स के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले भारत के लिए व्यक्तिगत इवेंट में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में गोल्ड जीता था, मगर वो इसके बाद कोई मेडल नहीं जीत सके। नीरज के अलावा ओलंपिक्स के व्यक्तिगत इवेंट्स में रेसलर सुशील कुमार, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और शूटर मनु भाकर ही 2 मेडल जीत चुके हैं। हालांकि सुशील, सिंधु और मनु गोल्ड मेडल नहीं जीत सके थे। पेरिस में नीरज की सफलता की गूंज भारत में भी सुनाई दी। देश नीरज के मेडल का जोरदार जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज को बधाई देते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने लिखा, नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वे एक बार फिर ओलंपिक्स में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वे आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा के पानीपत में नीरज के घर पर भी जश्न मन रहा है। उनके परिवार को बधाइयां देने के लिए लोग दूर दूर से उनके घर पहुंच रहे हैं। बधाई देने वालों के फोन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये तो खुशी के आंसू हैं आ जाते हैं, लेकिन बहुत खुशी। हमने सिल्वर की गोल्ड की कोई हम नहीं सुनी है, लेकिन हमने सिल्वर भी गोल्ड वर्गा है। हाँ। और जो बच्चा लेके आया वो भी हमारा लेके आया, गोल्ड लेके आया, सिल्वर लेके आया वो भी हमारा लेके आया। हमारा मानना है कि ये जैसे बोलते हैं भाई उनका बेटा है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरे देश का बेटा है। जितनी भी मतलब अपनी पूरे देश की जनता उसके लिए मतलब प्रे कर रही थी, सभी का उसके ऊपर इतना ही हक है। जैसे मेडल जीता तो सभी ने चीयर किया, सभी उसके लिए विश भी कर रहे थे। मतलब काफी मतलब पूरे देश का ही एक बेटा है। पेरिस ओलंपिक में नीरज का मेडल इतिहास का वो हिस्सा है जो आने वाले समय में देश भर के खिलाड़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। नीरज ने इस जीत के बाद ये वादा भी किया कि जल्द ही भारत का राष्ट्रगान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जमकर गूंजेगा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की उपलब्धि पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आईओसी के सदस्य नीता अंबानी ने उनको बधाई दी। नीता अंबानी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में भाला फेंकने में सिल्वर मेडल जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को प्रेरित किया है और अपनी सफलता से देश का उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने एक बार फिर पूरे देश का उत्साह बढ़ाया और हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। आपकी कहानी पानीपत के शिवाजी स्टेडियम से शुरू होकर पेरिस के स्टेड डी फ्रांस तक के हर एथलीट
और हम सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। आने वाली पीढ़ियों द्वारा आपको भारतीय एथलेटिक्स के एक सच्चे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। मैं आने वाले वर्षों में आपके और भी अधिक सफलता और गौरव की कामना करती हूँ। इन्हीं खबरों के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।